हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 मैट्रिन और सराउंडिंग वाला जो चैप्टर है क्लास 9th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो ये जो लेक्चर है इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, जहां हमने कल छोड़ा था कंडेंसेशन के ऊपर, उसके आगे हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप देखो, हमने देखा था कल कि लास्ट टाइम देखा था गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करें और उसको बोला था कंडेंसेशन। ठीक, तो आज हम इसी में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, इसी में एक और छोटा सा हमारा टॉपिक बचता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ये स्टडी करेंगे पहले सब्लिमेशन, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर स्टडी करेंगे। तो ये बहुत शॉर्ट होगा आज का लेक्चर, उतना ज़्यादा लेंथी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन एंड इट्स कॉज, इवेपोरेशन और उसका कॉज डिस्कस करेंगे, ठीक। और ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन और एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन इन डेली लाइफ। तो फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो इसको साफ कर दें, तो पहले सीधा सीधा चलते हैं, हम सब्लिमेशन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक निकालो, अपना पेन निकालो और लिखना स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। इसको साफ करते हैं, फिर आगे चलते हैं। हमने लिख लिया है यहाँ सब्लिमेशन क्या होता है। थोड़ी सी डेफिनेशन मुझे लिखनी पड़ी, तो इसको हम समझेंगे बहुत आसान तरीके से। आप देखो, हमने इससे पहले जो पढ़ा ना, उसमें हमने देखा कि सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं, इसी तरह लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो हमारा प्रोसेस है सब्लिमेशन, ये क्या होता है आप देखो, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड को हम डायरेक्टली गैस में चेंज करते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें ये प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। इसमें होता है क्या है, इसमें हम सॉलिड को जब हीट करते हैं, तो आपको पता है ऐसे यूजुअली अगर सॉलिड को हीट करो तो वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। जैसे बर्फ़ की एग्जांपल आप ले लो, आइस होती है, आइस, उसको अगर आप हीट करोगे तो वहाँ से पानी बनेगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनेगा। पहले लिक्विड बनता है, उसके बाद लिक्विड को हीट करोगे, फिर वहाँ से गैस बनेगा, मतलब वहाँ से वेपर बनेगा। ये यूजुअली हमारा प्रोसेस होता है, ऐसा होता है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें अगर आप सॉलिड को हीट करोगे सीधा वहाँ से गैस बनेगी, ठीक है। ये आप मान लो, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हमारी दुनिया में प्रेजेंट हैं जिसको आप सॉलिड को हीट करोगे तो सीधा वहाँ से गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट नहीं बनेगी, लिक्विड स्टेट नहीं बनेगी, ये याद रखना, ठीक है। लिक्विड नहीं बनेगा, सीधा गैस बनेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और कुछ नहीं, बस इतना सा सिंपल सा है। आप देखो यहाँ जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, इस डेफिनेशन को अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, देखो देखो यहाँ यही लिखा है कि सब्लिमेशन इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट। मतलब सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्ट कन्वर्जन होती है एक सॉलिड की गैसियस स्टेट में, मतलब सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट बन जाता है ऑन हीटिंग, मतलब हीट करने के ऊपर। जैसे हम सॉलिड को हीट करते हैं तो हीट करने के ऊपर डायरेक्ट कन्वर्ज हो जाता है सॉलिड किसमें, गैसियस स्टेट में, ठीक है। आगे लिखा है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट से जो है पास नहीं होता है, मतलब लिक्विड स्टेट नहीं बनती, सिर्फ क्या बनता है, सिर्फ सॉलिड से गैस बन जाता है डायरेक्टली। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक। तो आप देखो, ऐसा आप लिख सकते हो, यहाँ तो आप ऐसा करके लिख सकते हो, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ये भी लिख सकते हो। और ऊपर सब्लिमेशन मैंने लिख दिया, तो इज कॉल्ड सब्लिमेशन लिखने की आपको यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये होती है हमारी सब्लिमेशन की डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, सॉलिड को यहाँ से हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, डायरेक्ट क्या बन जाता है, गैस, या फिर इसको वेपर बोलते हैं, ठीक है, वेपर बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब देखो, अब आप एक पॉइंट ऐड करो, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज कॉल्ड, यहाँ लिखो, अगर यहाँ देखो, अगर सॉलिड से गैस बन सकता है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि गैस से सॉलिड बन जाए, ठीक है। जैसे हमने देखा था सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से सॉलिड बन सकता है। तो आप देखो, सॉलिड से अगर गैस बन सकता है तो गैस से सॉलिड भी बन सकता है। तो आप यहाँ लिखोगे, एक पॉइंट लिखोगे, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, मतलब सब्लिमेशन का जो रिवर्स होता है, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस होती है जो सब्लिमेशन की,
उसको क्या बोलते हैं, यहां लिखो इज कॉल्ड डिपोजिशन, डिपोजिशन और डीसब्लिमेशन, ठीक। ये जो रिवर्स प्रोसेस होती है सब्लिमेशन की, जिसमें क्या होता है रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा, आप देखो अगर मेन जो प्रोसेस है उसमें हो रहा है सॉलिड से गैस बन रहा है, तो रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा, गैस से सॉलिड बनेगा, सीधा लिक्विड स्टेट नहीं आएगी, ठीक। तो रिवर्स प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीसब्लिमेशन बोलते हैं या फिर डिपोजिशन बोलते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप ऐसे करके एक लाइन लगा सकते हो कि इसमें क्या होता है, गैस जो होती है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में, गैस से सीधा सॉलिड में बन जाता है, ठीक। और कैसे बनता है, देखो यहां सब्लिमेशन जब हमने की ना, तो सॉलिड को हमने क्या किया था, सॉलिड को हीट किया था तो गैस बनी थी। तो अब देखो गैस को हम यहां ठंडा करेंगे, कूल करेंगे तो सीधा सॉलिड बन जाएगा। तो यहां आप लिख सकते हो गैस को कूल करोगे, कूलिंग करने के ऊपर गैस से सीधा सॉलिड बन जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीसब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन या फिर डीसब्लिमेशन बोलते हैं। और जब सॉलिड से सीधा गैस बनता है हीट करने के ऊपर, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें सब्लिमेशन होती है, हर एक चीज़ में सब्लिमेशन नहीं होती है, ठीक है। देखो मोस्टली जो चीज़ें होती हैं ना, उनमें सॉलिड को हीट करोगे पहले लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड से गैस बनेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हमारे यहाँ प्रेजेंट हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें सब्लिमेशन होती है। तो उनकी आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। तो आप यहाँ लिखो, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, देयर आर सम सब्सटेंसेस, ठीक है, इन विच सब्लिमेशन टेक्स प्लेस, ठीक। ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें सब्लिमेशन होती है। तो उन सब्सटेंसेस की एग्जांपल आप लिख सकते हो। देखो आप पहले ऐड करो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट ड्राई आइस। ड्राई आइस जो होती है, अब देखो ड्राई आइस क्या होता है, ड्राई आइस कुछ भी नहीं है, ड्राई आइस होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट करते हैं CO2 से। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसमें सब्लिमेशन होती है, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड। दूसरा एक कंपाउंड होता है केमिस्ट्री का, अमोनियम क्लोराइड, इसमें सब्लिमेशन होती है। और तीसरी एग्जांपल आप ऐड कर सकते हो कैम्फर। थर्ड एग्जांपल में आप लिख सकते हो कैम्फर। और लास्ट एग्जांपल आप लिख सकते हो नेप्थलीन। मैं फोर्थ एग्जांपल को यहाँ ऐड कर रहा हूँ, आप उसके नीचे कर लेना। नेप्थलीन, NaPHTHALENE, नेप्थलीन, ठीक है। ये नेप्थलीन देखो, ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स है और कुछ नहीं है। केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं आप आगे वाले चैप्टर में स्टडी करोगे, ठीक है। आस्ता आस्ता आपको पता चलेगा। केमिस्ट्री के कुछ अलग कंपाउंड, अलग कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी आप छोटे हो, आपको पता नहीं है, आगे आपको पता चलेगा। तो आप पास इतना नाम याद रख लो कि एक तो सब्लिमेशन ड्राई आइस में होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आपको पता है, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है। ड्राई आइस में सब्लिमेशन होती है, अमोनियम क्लोराइड में सब्लिमेशन होती है, कैम्फर में सब्लिमेशन होती है और नेप्थलीन में भी सब्लिमेशन होती है। क्या होता है इनमें, ड्राई आइस, चलो मैं यहाँ एक इसका फोटो लगा दूंगा ड्राई आइस वाले का, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसमें ड्राई आइस ऐसी होती है ना, ऐसे व्हाइट कलर की बर्फ होती है ड्राई आइस, मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है व्हाइट कलर की बर्फ होती है। तो उसमें से यहाँ से ऐसे सिर्फ धुआं निकलता दिखता है आपको, सिर्फ धुआं और कुछ नहीं। तो धुआं क्या होता है, धुआं गैस, मतलब जैसे इसको थोड़ी सी हीट मिलती है, थोड़ी सी हीट मतलब इसको अगर थोड़ी सी गर्मी में भी लेके आएंगे तो इससे ये सॉलिड है ना, सॉलिड ड्राई आइस, ये सॉलिड है, इससे सीधा धुआं निकलता है। तो सीधा धुआं निकलता है, इसका मतलब क्या है, धुआं क्या होता है, गैस होती है। इसका मतलब सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो रहा है। आप यहाँ फोटो देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है सब्लिमेशन, और इन चीज़ों में हमारी क्या होती है, सब्लिमेशन होती है। तो ये टॉपिक आपको इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं रखना है इसमें याद, ठीक है। क्योंकि आपकी 9th क्लास से आगे वाली क्लासेस में आप जो है इन टॉपिक्स को और डिटेल में पढ़ोगे, अभी आप इतना ही याद रखोगे। अब देखो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन, तो क्या आप उसका आंसर दोगे, ठीक है। आप बोलोगे सब्लिमेशन क्या होता है, जिसमें डायरेक्ट सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है हीट करने पे, ठीक है। और ये कुछ ही सब्सटेंसेस में होती है, जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब ड्राई आइस में सब्लिमेशन होती है, कैम्फर में, नेप्थलीन में,
ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड में होती है। और इसका जो रिवर्स होता है इसको क्या बोलते हैं, डीसब्लिमेशन या फिर क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये इतना ही था, सब्लिमेशन इतना ही था। तो यहाँ हमारा ये वाला जो टॉपिक है ना, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, तो देखो इसमें भी हमने टेम्परेचर का ही इफेक्ट डाला है, मतलब टेम्परेचर ही चेंज किया है, मतलब सॉलिड को हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ाया, इसी तरह यहाँ गैस को कूल किया तो टेम्परेचर को घटाया। तो यहाँ टेम्परेचर वाला हमारा इफेक्ट जो है सारा खत्म हो गया, जिसमें हमने मेल्टिंग पढ़ा, फ्रीजिंग पढ़ा, कंडेंसेशन पढ़ा, बॉइलिंग पढ़ा, ठीक है, सब्लिमेशन पढ़ा। ये सारे प्रोसेसेस हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में पढ़े, मतलब यहाँ हमने सिर्फ टेम्परेचर को घटाया या फिर बढ़ाया तो हमारा काम यहाँ हो गया। ठीक, अभी आप देखो इस पूरे को मैं साफ करूंगा। अभी मैं लिखूंगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो आप देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड होता है उसमें और लिक्विड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा यहाँ। तो गैस में प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, तो कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसको लिख लो, मैं इसको साफ कर दूंगा, अभी साफ कर देता हूँ। तो फिर यहाँ लिखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप अभी देखो, हम देख रहे हैं अभी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर की जो स्टेट्स होती हैं उसके ऊपर प्रेशर चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब प्रेशर ज़्यादा कर दो या फिर कम कर दो, क्या इफेक्ट पड़ता है। आप देखो इसको हम समझते हैं कि पहली चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है कि सॉलिड जो होता है ना, यहाँ आप 2 लाइनें 2 पॉइंट लिख लो। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक, प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उससे पहले आप ये समझो प्रेशर होता क्या है। ठीक, प्रेशर होता क्या है। ठीक है, देखो प्रेशर होता क्या है। प्रेशर का मतलब जो होता है वो होता है दबाव जो जिसको बोलते हैं ना, जैसे हम बोलें कि ये मार्कर है, इसको ऊपर से मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ, नीचे दबा रहा हूँ, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेशर। ठीक, रुको 1 मिनट। ठीक है, देखो प्रेशर का मतलब आपको समझ में आ गया। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा फोर्स बाय एरिया, ये होता है प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो अगर आपको ये पता है फोर्स क्या होती है, एरिया क्या होता है, तो आपको पता चल जाएगा प्रेशर क्या होता है। मतलब एक पार्टिकुलर एरिया के ऊपर कितनी फोर्स आप लगा रहे हो। ठीक है, पार्टिकुलर एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हो उसको प्रेशर बोलते हैं। इसको हम इतना डिटेल में यहाँ नहीं सीखेंगे क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक है। हम बस इतना समझेंगे कि प्रेशर का मतलब क्या होता है। प्रेशर का मतलब होता है दबाव। देखो सॉलिड के ऊपर अगर आप दबाव डालोगे ना, थोड़ा सा प्रेस करोगे इसको, प्रेशर डालोगे, दबाव डालोगे, कुछ नहीं होगा इसको। तो इसी तरह लिक्विड के ऊपर भी अगर आप प्रेशर डालोगे उसको उतना कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, देखो ना, सपोज देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं यहां। देखो आपको पता है कि जो हमारा सॉलिड होता है ना, सॉलिड और लिक्विड और गैस, उनमें पार्टिकल्स कैसे होते हैं। ये मैं बना रहा हूं गैस के पार्टिकल्स, ये गैस है, गैस के पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद यहां मैं बना रहा हूं किसके, लिक्विड के पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स, वो आपको पता है थोड़े से पास होते हैं ऐसे। और यहाँ मैं बना रहा हूँ किसके पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स, और ये आपको पता है कैसे होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं। ठीक, तो आप देखो अगर आप सॉलिड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे, जैसे ये मार्कर है सॉलिड, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करो, कुछ नहीं होगा, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह लिक्विड के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, देखो प्रेशर से इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है। प्रेशर से इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जो इंटर पार्टिकल स्पेसीज होती है ना, वो सॉलिड के अंदर, देखो इंटर पार्टिकल स्पेसीज आपको मैंने बहुत बार बताया क्या होती हैं। 2 पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है ना, वो सॉलिड के अंदर बहुत कम होता है। तो आप देखो अगर तो स्पेस ज़्यादा होगा तो आप प्रेशर डालोगे ना, तो ये वाला इसके ऊपर स्लिप करेगा क्योंकि इसके अंदर स्पेस है ना, यहाँ जगह है। सपोज ये 2 पार्टिकल है, इनके बीच में अगर स्पेस इतना होगा, इतना, तो अगर आप प्रेशर डालोगे, मतलब इस तरफ से और इस तरफ से इनको दबाओगे, तो ये थोड़ा सा आगे आ जाएंगे पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता है। आपको पता है सॉलिड के केस में कैसा होता है, पार्टिकल ऐसे होते हैं, तो इनको आप जितना मर्जी प्रेस कर लो, आगे इसके बीच में जगह ही नहीं है, तो ये कैसे आगे आएगा, मतलब इसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह लिक्विड के अंदर भी जगह तो होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती। उतनी ज़्यादा स्पेस जो होती है पार्टिकल के बीच में, लिक्विड में भी नहीं होती कि उसके ऊपर कोई प्रेशर का मतलब कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ पाए, इतनी नहीं होती। लेकिन गैसेस के केस में ये जो डिफरेंस होता है ना, 2 इंटर पार्टिकल स्पेस, मतलब इस पार्टिकल और इस पार्टिकल, मतलब जितने गैसेस के बीच में जो
पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होती है ना गैसेस के केस में, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जब आप यहाँ से और यहाँ से उसको पकड़ के ऐसे दबाते हो दोनों पार्टिकल्स को, मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। देखो सपोज ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मार्कर ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ये बहुत दूर दूर होते हैं। इनको अगर आप यहाँ से और यहाँ से पकड़ के दबाओगे ना, ये पास आ जाएंगे। तो जैसे देखो ये पास आएंगे तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से सपोज हमने इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया कि ये इतने आगे। अब देखो अभी हमने देखा था इतने आगे, तो ये क्या हो गया, ये तो लिक्विड बन गया। ठीक है, इतनी स्पेस तो लिक्विड में होती है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि गैस के पार्टिकल के ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो लिक्विड बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि पार्टिकल के बीच में पहले से स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो स्पेस बहुत ज़्यादा, हम इसको प्रेस करेंगे पार्टिकल पास आ जाएंगे। पास आएंगे इसलिए क्योंकि इसके बीच में स्पेस ज़्यादा है ना, तो इसको प्रेस करेंगे तो पास आ जाएंगे, तो लिक्विड बन सकता है। ठीक है, आई समझ आपको। लिक्विड के ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो सॉलिड नहीं बनेगा। ठीक है, उसके लिए कुछ और प्रोसेस होता है, क्योंकि लिक्विड के बीच में स्पेस जो है उतनी ज़्यादा नहीं होती है। उतनी ज़्यादा नहीं होती, इतनी तो होती है लेकिन उतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती कि आप इसको प्रेशर डालो तो सॉलिड बन जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब बहुत कम होता है। तो आप अभी देखो, आपने बस इतना याद रखना है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने इतना याद रखना है कि सॉलिड और लिक्विड के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है सिर्फ गैस के ऊपर। क्यों पड़ता है गैस के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट? क्यों पड़ता है? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं बहुत दूर दूर। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि यहाँ से और यहाँ से इसको पकड़ूं, और यहाँ से देखो, यहाँ से एक ऐसे, इसको बोलते हैं पिस्टन, इसको बोलते हैं पिस्टन। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, उसकी जो सिरिंज होती है, उसके बीच में देखो वो सिरिंज कुछ ऐसी होती है, ऐसे करके कुछ होती है सिरिंज। उसके बीच में यहाँ से एक चीज़ होती है जिसको यहाँ से पकड़ के प्रेस करते हैं, तो वो सारी की सारी मेडिसिन जो होती है यहाँ से इस तरफ आती है। वो जो चीज़ होती है ना इतनी ब्लैक वाली, उसको बोलते हैं पिस्टन। ठीक, पिस्टन का मतलब है कि ये जो है ये बिल्कुल इसको ऐसे प्रेस करेगी कि सारे का सारा प्रेशर आगे की तरफ लगे। तो ऐसे ही दो पिस्टन अगर हम यहाँ गैस के किसी कंटेनर में लगा दें, कंटेनर होता है कोई बर्तन, मतलब कोई बर्तन है जिसमें गैस है, उसके दोनों तरफ अगर हम ऐसी पिस्टन लगा दें, ऐसी पिस्टन, ठीक है, तो आप देखो इधर से पकड़ के इन पिस्टन को जब हम प्रेस करेंगे तो ये पिस्टन नीचे आ जाएगी, इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ये पिस्टन नीचे आएगी गैस के पार्टिकल पास होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, गैस के पार्टिकल पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों पास आएंगे? क्योंकि पहले से बहुत दूर हैं, तो पिस्टन लगाएंगे। पिस्टन लगाने से क्या होगा, प्रेशर हम क्रिएट करेंगे ना, मतलब दोनों तरफ से गैस के पार्टिकल को दबाएंगे तो गैस के पार्टिकल पास आ जाएंगे, तो गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ठीक, तो अभी ये जो मैंने आपको बताया इसको यहाँ लिख के बहुत अच्छे से हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ आपने ये लिख लिया ना, देयर इज, यहाँ ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, आप ऐसे लिख लो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। देयर इज, यहाँ लिख लो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक, ये लिख लिया। उसके बाद आप लिखो प्रेशर हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन गैसेस। गैसेस के ऊपर जो है प्रेशर का एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब देखो गैसेस के ऊपर प्रेशर का एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आप एक पॉइंट ऐड कर लो, प्रेशर कैन डिक्रीज द इंटरपार्टिकल स्पेसिस। ठीक है, बिटवीन द गैस पार्टिकल्स। ऐसे लिख लो आप, बिटवीन मत करो इसको, ऐसे करो, साफ कर देता हूं इसको। देखो, प्रेशर कैन डिक्रीज द इंटरपार्टिकल स्पेसिस इन गैस पार्टिकल्स, लिख दो, इन गैस पार्टिकल्स। ठीक है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें इंटर पार्टिकल स्पेसिस को प्रेशर कम कर देता है। ठीक है, अब देखो यही चीज जो होती है, यही चीज जो हमारा टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर लो करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां एक पॉइंट ऐड करो, यहां ऐड करो आप पॉइंट, अ गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ठीक है, मतलब एक गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई, आगे लिखो फर्स्ट
बाय अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है, या फिर लोअरिंग टेम्परेचर, ठीक है। आप ऐसे कर लो, इस बाई को यहां से काट दो, यहां ऐसे कर दो, तो अ गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यहां लिख दो बाई अप्लाइंग प्रेशर, बाई लोअरिंग टेम्परेचर, और बाई अप्लाइंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। देखो, एक गैस के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है और एक गैस के ऊपर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। कल हमने देखा था, जब हमने कंडेंसेशन देखा था ना, हमने देखा था कि एक गैस को जब हम ठंडा करते हैं, मतलब वेपर को ठंडा करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, उसका लिक्विड बन जाता है। तो हमने आज ये भी देखा कि अगर हम गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तब भी वो लिक्विड बन जाता है, ठीक है। गैस के ऊपर प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वही हमने लिखा है यहाँ ऊपर लिखा है कि प्रेशर का एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है गैसेस के ऊपर, ठीक है। प्रेशर कैन डिक्रीज द इंटर पार्टिकल स्पेसिस, मतलब जो गैस के पार्टिकल के बीच में जो स्पेसिस होती है, इनको प्रेशर डिक्रीज कर सकता है। तो आप देखो, अगर इनको डिक्रीज करेगा तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, कम स्पेस तो इसमें होती है ना, इसमें ज़्यादा स्पेस होती है। जब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये स्पेसिस कम हो जाएंगी। जब स्पेसिस कम हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा, वो तो लिक्विड होता है जिसमें स्पेसिस कम होती है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब देखो, हमने ओवरऑल यहाँ लिख दिया कि एक गैस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड के अंदर। कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? पहला, बाई अप्लाइंग प्रेशर, मतलब या तो हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके उसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर बाई लोअरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को लो करके, कंडेंसेशन जिसको बोलते हैं, कल हमने पढ़ा था, टेम्परेचर को घटाएंगे तब भी हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तीसरा है बाई अप्लाइंग, यहाँ अप्लाइंग कर दो, अप्लाइंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अगर हम अप्लाई कर दें, मतलब गैस का टेम्परेचर भी लो कर दें और गैस का प्रेशर भी, गैस के ऊपर प्रेशर भी लगा दें, मतलब प्रेशर से उसको प्रेस भी करते हैं, तो दोनों काम कर दें, तो फिर गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा। लिक्विफाई का मतलब है जल्दी लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखो, यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करता हूँ। ये मुझे थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। देखो, बाई अप्लाइंग प्रेशर, बाई अप्लाइंग प्रेशर, इस पॉइंट में आप कैसे ऐड करोगे? बाई अप्लाइंग प्रेशर, मतलब प्रेशर अप्लाई करने की वजह से गैस कैसे लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो आप देख लो। देखो, आप यहां पॉइंट ऐड करो, इफ वी प्लेस सम गैस, ठीक है, इन अ सिलेंडर विद पिस्टन, लिखो विद पिस्टन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अगर हम कुछ गैस लेंगे सिलेंडर में पिस्टन के साथ, पिस्टन वाला सिलेंडर जो होगा, एंड कंप्रेस द गैस बाई प्रेसिंग द पिस्टन, ठीक है। कंप्रेस करेंगे गैस को पिस्टन प्रेस करके। उसके बाद क्या होगा? द इंटर पार्टिकल स्पेसिस इन गैस विल डिक्रीज एंड द गैस विल बिकम लिक्विड, ठीक है। ये पॉइंट आप ऐड करो जल्दी। यहां हम लिख सकते हैं, यहां इन अदर वर्ड्स अ गैस कैन बी liquefied by applying pressure, ठीक। ये आप ऐड कर दो, बस मैं अभी आपको समझाता हूं। तो आप देखो, ये आप लिखो जल्दी। देखो, यहां पहले हम क्या करते हैं, वही जो मैंने आपको बताया था, एक सिलेंडर लेते हैं, मतलब एक सिलेंडर ले लिया हमने ये वाला, इसके बीच में हमने भर दी गैस,
ये गैस के पार्टिकल्स हैं। तो आपको पता है गैस के पार्टिकल कैसे होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं। और यहाँ एक एग्जाम्पल के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको कि लिक्विड के पार्टिकल कैसे होते हैं, थोड़े पास पास होते हैं। तो अगर किसी तरह ये गैस के पार्टिकल हैं जो, इनको मैं कुछ ना कुछ करके इस शेप में लेके आ जाऊँ, मतलब पास पास कर दूँ, तो ये लिक्विड बन जाएगा। ये लिक्विड है ना, ये गैस है, ठीक है। गैस के पार्टिकल को अगर मैं थोड़ा सा पास कर दूं, क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं, मुझे उनको पास करना है, मैं उनको पास पास लेके आ जाऊं, तो वो लिक्विड बन जाएगा, और कुछ नहीं है, सिंपल। तो आप देखो ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर इसको ऐसे नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, रुको। सिलेंडर जो होता है ना उसको थोड़ा सा ऐसे बनाओ, ऐसे, इसको ऐसे बना दो, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर लगी हुई है पिस्टन। पिस्टन का मतलब ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे सिरिंज होती है ना, जो सिरिंज जिससे इंजेक्शन लगाते हैं, उसके पीछे ऐसे करके मैंने आपको बताया कि उसके पीछे ऐसी होती है सिरिंज, उसके पीछे यहाँ एक ब्लैक कलर का लगा होता है और पीछे से उसको ऐसा होता है। इसको जब हम दबाते हैं तो ये ब्लैक कलर का जो पार्ट होता है ये प्रेशर क्रिएट करता है, सारी जो मेडिसिन होती है उसको बाहर निकाल देता है यहाँ से, ठीक। इसी को बोलते हैं पिस्टन। तो वैसे ही पिस्टन हमने यहाँ लगा दी। तो आप देखो ये पिस्टन जो है ना, ये कैसी है, इसको हम प्रेस कर सकते हैं, प्रेस। इसको जब हम प्रेस करेंगे, मतलब ऊपर से नीचे दबाएंगे, इसको ऊपर से नीचे दबाएंगे, आप देखो इधर से ये सब कुछ बंद है, ये पूरी बाउंड्री, पूरा एक सिलेंडर है, ये बंद है। तो इसके बीच में हमने गैस रखी है। तो आप देखो जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हम बोलेंगे ना हमने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया मतलब इसको दबाया। किसको दबाया? गैस को दबाया। कैसे दबाया? गैस के पार्टिकल के ऊपर प्रेशर डाला। तो यहाँ से इसको जब हम नीचे प्रेस करेंगे तो आपको पता है गैस के पार्टिकल कोई इधर होगा, कोई इधर होगा। जैसे ही ये पिस्टन नीचे आएगी तो कहाँ आएगी? सपोज ये पिस्टन यहाँ से उठ के यहाँ आ गई, इतना दबा दिया इसको, तो ये सारे के सारे गैस के पार्टिकल यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएंगे? ये इस पिस्टन के साथ नीचे मूव करेंगे ना, ये कहीं यहाँ आ जाएंगे। और प्रेस करोगे इस पिस्टन को तो सपोज पिस्टन यहाँ आ जाएगी, यहाँ पिस्टन आएगी, तो ये सारे के सारे गैस के पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब गैस के पार्टिकल पिस्टन के ऊपर जब हम हाथ से उसको प्रेस कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, सारे के सारे पार्टिकल नीचे इकट्ठे हो रहे हैं। अब आप देखो ये जो नीचे इकट्ठे हो रहे हैं ये कुछ लिक्विड की फॉर्म में नहीं हो रहे हैं। देखो ना, गैस के पार्टिकल तो दूर दूर होते हैं, हमने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। कैसे? पिस्टन की वजह से, पिस्टन लगाई, प्रेशर अप्लाई किया, तो अब तो ये लिक्विड बन गया है। क्यों बन गया? क्योंकि गैस के पार्टिकल अभी तो पास पास आ गए। तो इस तरह हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रेशर अप्लाई करें अगर हम गैस के ऊपर तो वो लिक्विड बन सकता है, ठीक। और दूसरा, हम टेम्परेचर को भी घटाएं तो लिक्विड बन सकता है। कल हमने ये स्टडी किया था ना कि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा। सपोज मैं आपको बोलूँ गैस के हमारे पार्टिकल्स हैं ऐसे, ये मूव कर रहे हैं, तो जब हम इसको टेम्परेचर इसका घटाएंगे, टेम्परेचर घटाने का मतलब होता है इसकी हम इसको क्या करेंगे? ठंडा करने से आपको पता है इनमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी, गैस के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी वो कम हो जाएगी। गैस के पार्टिकल आस्ता आस्ता मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो आस्ता आस्ता मूव करेंगे तो एक टाइम आएगा वो पास आ जाएंगे। जैसा पास आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको आपस में खींच लेंगी, तो ये लिक्विड बन जाएगा। तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। जब हम ठंडा करके गैस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? लिक्विड में। तो आप देखो, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा कि प्रेशर अप्लाई करके भी हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो अभी देखो ये मैंने जो पॉइंट लिखे हैं ये आप समझ पाओगे। देखो यहाँ लिखा है इफ वी प्लेस सम गैस इन अ सिलेंडर विद पिस्टन, ठीक है। अगर हम क्या करें, कोई गैस रख दें किसी सिलेंडर में और उस सिलेंडर में पिस्टन लगा दें, जैसे ये सपोज ये सेम, ठीक है। एंड कंप्रेस द गैस बाई प्रेसिंग द पिस्टन, हम क्या करें? गैस को कंप्रेस करें। कंप्रेस का मतलब ऊपर से प्रेस करें, उसको कंप्रेस करें गैस को बाई प्रेसिंग द पिस्टन, मतलब उस पिस्टन को यहाँ से प्रेस करके गैस को कंप्रेस करें, तो क्या होगा? द इंटर पार्टिकल स्पेसीज इन गैस विल डिक्रीज, मतलब गैस में जो इंटर पार्टिकल स्पेसीज है वो घट जाएंगी। पहले अगर इंटर पार्टिकल स्पेसीज इतने थे, दूर थे, अभी वो घट जाएंगी। आपने देखा इंटर पार्टिकल स्पेसीज क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। जैसे इंटर पार्टिकल स्पेसीज घटेंगी तो वो तो लिक्विड की फॉर्म में हो जाएगा। तो आगे यहाँ मैंने लिखा है एंड द गैस विल बिकम लिक्विड, गैस क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा है, इन अदर वर्ड्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाई अप्लाइंग प्रेशर, एक गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। लिक्विफाई का मतलब लिक्विड बना सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके भी। तो और कुछ नहीं है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर में इतना ही आपको करना है, ठीक। तो आप देखो यहाँ मैंने लिखा है कि प्रेशर अप्लाई करके हम गैस को क्या कर सकते हैं? लिक्विड बना सकते हैं। तो यहाँ दूसरा पॉइंट है, देखो ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया ना, बाई अप्लाइंग प्रेशर। दूसरा पॉइंट है बाई लोअरिंग टेम्परेचर, ये तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, मैं आपको एक बार फिर से यहाँ बता देता हूँ। देखो आप यहाँ ऐड कर दो दूसरा पॉइंट, यहाँ
आप उसके नीचे ऐड करना, ठीक है। जहां आपने ये लिखा है ना पहला बाई अप्लाइंग प्रेशर, उसके नीचे दूसरा ऐड कर देना बाई लोअरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर लो करने से भी क्या होता है, गैस लिक्विड बन जाती है। ये हमने पहले ही स्टडी कर लिया है, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर मैं यहां लिख दूं पॉइंट्स में, इफ वी कूल अ गैस, अगर हम एक गैस को कूल कर देंगे, टेम्परेचर लो करने का मतलब यही होता है ना, ठंडा करना। तो अगर हम गैस को ठंडा कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है, देखो ना, समझ में आ रहा है आपको। अगर हम गैस को ठंडा कर देंगे तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, जो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स डिक्रीजेस। अगर हम गैस को ठंडा कर देंगे तो आपको पता है, यहां सपोज हमारे पास किसी बर्तन में कोई गैस है, उसके पार्टिकल दूर दूर हैं, तो आपको पता है गैस के पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, बहुत तेजी के साथ मूव करते हैं वो। तब भी पूरी जगह जो होती है, जितनी भी अवेलेबल जगह होती है, वो पूरी को भर देते हैं। अवेलेबल का मतलब होता है कि जितना, अगर एक कमरा है ना, उस कमरे में अगर 1 किलो गैस खुल जाए तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो पूरा कमरा अवेलेबल था उनके लिए, तो पूरे में भर जाएगी, ठीक। तो सपोज ये इसमें गैस के पार्टिकल्स थे, तो हमने क्या किया, इसको ठंडा किया। अगर हम ठंडा करें तो क्या होगा, आपको पता है गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जब हम ठंडा करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो क्या होगा, पार्टिकल्स मूव स्लोली। जैसे काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो क्या होगा, पार्टिकल आस्ता आस्ता मूव करना शुरू करेंगे। तो क्या होगा, जैसे आस्ता मूव करना शुरू करेंगे तो यहां लिखो एज अ रिजल्ट इंटर पार्टिकल स्पेसीज डिक्रीजेस, ठीक। इंटर पार्टिकल स्पेसीज क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। वही सेम चीज है, जैसे आस्ता आस्ता मूव करेंगे, आस्ता आस्ता, देखो ना, एक चीज है पहले ऐसे 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 तेज मूव कर रही थी, अब आस्ता हो गई। आस्ता होते होते कभी ऐसा होगा कि दो पार्टिकल जो है आपस में, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी थोड़ी लगना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो पास पास आ जाएंगे। जो आस्ता मूव करेगा ना, वो पास आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ कि एज अ रिजल्ट इंटर पार्टिकल स्पेसीज डिक्रीजेस, इंटर पार्टिकल स्पेसीज क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। आगे लिख लो, एंड the particles will come closer and become, and लिख दो, and के बाद लिख लो, and gas will become liquid। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप देखो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल करके लिखा है कि अगर हम गैस को ठंडा कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी उनके पार्टिकल की क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पार्टिकल आस्ता मूव करेंगे, जैसा आस्ता मूव करेंगे तो इंटर पार्टिकल स्पेसीज उसके बीच में कम हो जाएंगी। जब इंटर पार्टिकल स्पेसीज कम हो जाएंगी तो गैस किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ये आप पूरा एक बार लिखोगे, इसको पढ़ोगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे पूछोगे, मेरे से क्लियर करोगे, ठीक है। ऐसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बेस है, ये आपको आगे वाली क्लासेस में काम आने वाला है, ठीक। तो आप देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हमने इतना ही देखना था। तो एक पॉइंट ये भी है, बाई अप्लाइंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप देखो, ये जो पॉइंट है ना, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अप्लाई करके, मतलब अगर हम क्या करें, प्रेशर को भी अप्लाई कर दें, किसी गैस के ऊपर प्रेशर को भी अप्लाई कर दें, साथ में ठंडा भी कर दें, दोनों काम कर दें, तो आप फिर बताओ, जल्दी लिक्विफाई होगा गैस, जल्दी लिक्विड बनेगा या जल्दी नहीं बनेगा, ठीक। आप देखो, एक तो एक चीज है कि मैं सिर्फ प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, एक चीज है कि मैं सिर्फ टेम्परेचर लो कर रहा हूं, एक चीज है कि मैं दोनों को अप्लाई कर रहा हूं। तो आप देखो, जब मैं दोनों को अप्लाई करूंगा, ऊपर से प्रेशर भी दबाऊंगा, नीचे से इसको टेम्परेचर भी डाउन करूंगा, तो फिर जल्दी गैस लिक्विड बनेगी, ठीक। तो आप देखो, जो यूज क्या होता है, तो यहां मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, यहां थोड़ी सी जगह है तो यहां मैं लिख देता हूं, आप इसके नीचे लिखना, आप लिखना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब बहुत सारी जो केसेस हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस both factors first and second are applied, ठीक है, to liquefy gases। ये थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ करके लिख दिया मैंने, मुंह से बोल दिया, आप लिख देना कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि प्रेशर भी अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर भी लो करते हैं, दोनों काम एक साथ करते हैं, तो फिर जाके बहुत सारी गैसेस ऐसी हैं जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं।
ठीक है। कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, ताकि उसको मतलब कहीं रख सकें या फिर कहीं स्टोर कर सकें। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये दो तरीके से कर सकते हैं, या तो प्रेशर अप्लाई करके, अप्लाई करने का मतलब होता है उसके ऊपर दबाव डाल के उसके पार्टिकल की स्पेस कम करके, या फिर टेम्परेचर को क्या करके लो करके, और कभी कभी इन दोनों को भी अप्लाई करके गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो था स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर, ये इतना ही टॉपिक था, ठीक है। इसको आप पढ़ोगे, इसके नोट्स बनाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी मैंने एक बार आपको बोल दिया, आप पूछ लोगे। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ अभी, आप लिखो। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इवेपोरेशन, वो देख लेते हैं। इवेपोरेशन को मैं पहले थोड़ा सा यहाँ लिख लूँगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसको आप लिख लो। तो अभी देखो हमारा टॉपिक है जो, वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसका नाम है इवेपोरेशन। तो आप देखो इवेपोरेशन क्या होता है, मैं आपको पहले थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर उसके बाद ये जो मैंने लिखा है ना, इसको फिर हम सही से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप अभी लिखना नहीं, पहले आप समझ लो इवेपोरेशन होता क्या है। तो आप देखो, आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा कि जो पानी होता है ना, पानी सपोज ये जो बर्तन एक है, ठीक है, एक बर्तन रखा है मैंने, इसमें वाटर है, ठीक, ये इसमें वाटर डाला हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है वाटर को जब मैं हीट करूंगा, ठीक है, तो हीट करूंगा तो करता जाऊंगा हीट। तो आप देखो, अगर जब इसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस इस वाटर का जब टेम्परेचर पहुंच जाएगा हीट करते करते, उस टाइम हम बोलेंगे कि वाटर क्या हो गया, बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अब देखो आपको पता है बॉयल क्या होता है, बॉयल का मतलब होता है कि वाटर के जो ये पार्टिकल्स हैं ये यहाँ से उड़ के वेपर बन जा रहे हैं, ठीक है, वेपर बनना स्टार्ट हो गए, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं बॉयल, ठीक। कैसे हुई बॉइलिंग, जब हमने वाटर को हीट किया, कितना हीट किया, 100 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता ही 100 डिग्री सेल्सियस है। वाटर को जब तक हम 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट नहीं करेंगे, इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, तो कभी भी वाटर बॉयल नहीं होगा। बॉयल का मतलब कभी भी वाटर के जो पार्टिकल्स हैं यहाँ से वेपर बन के नहीं उड़ेंगे, ठीक है। देखो अगर आप क्या करोगे, इस वाटर का जो ये पानी का जो बर्तन है ना, इसको खुला छोड़ के इसको हीट करना स्टार्ट कर दोगे, खुला छोड़ के, तो एक टाइम ऐसा आएगा आप हीट करते जाओगे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस जैसा पहुंचेगा, ये यहाँ से उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा पूरा, ये पूरे का पूरा पानी यहाँ से खत्म हो जाएगा और बर्तन खाली हो जाएगा। अगर आप क्या करोगे, इसको खुला छोड़ दोगे, तो इसका मतलब हम बोलेंगे पानी क्या हो गया, बॉयल हो गया, मतलब पूरा वेपोराइज हो गया। वेपोराइज का मतलब है पूरे के पूरे इसके वेपर बन गए, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग, ये आप याद रखना, इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। जब हम क्या करते हैं, हीट करके वेपर बना देते हैं, ठीक है, हीट करके उसको बॉयल करा देते हैं, उसकी वेपर बना के उड़ा देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग, ठीक। अब देखो आप ये नहीं सोचना कि जो हम घर में बोलते हैं ना कि पानी बॉयल करके पियो, उसमें पानी क्यों नहीं उड़ता, वो तो हम पूरा बॉयल नहीं करते ना, मतलब सारे की सारी वेपर नहीं बनाते ना, हम उसको एक बार बॉइलिंग पॉइंट तक लेके छोड़ देते हैं, हम पूरे को उड़ाते नहीं है। जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गए उसके बाद भी अगर हम हीट करते ही जाएंगे तो पूरे का पूरा पानी उड़ जाएगा यहाँ से हवा में, तो हम बोलेंगे पूरे का पूरा पानी क्या हो गया, वेपर बन गया, वेपोराइज हो गया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग, ये आप याद रखना, ये होती है बॉइलिंग। अब आप देखो, आपने ऐसा देखा होगा कि कभी कभी सपोज कोई कटोरा पता है किसको बोलते हैं, बर्तन कोई बोलते हैं। कभी कभी गर्मियों में आप क्या करते हो, बाहर जाते हो, ठीक है, बाहर जाते हो, कोई कटोरा होता है ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हो, सपोज परिंदे होते हैं ना, जो परिंदे, उनके लिए थोड़ा सा पानी रख देते हो किसी कटोरे में, गर्मियों में, ठीक है, गर्मियों में बाहर। तो आप देखते हो कि ऐसा कभी आपने देखा होगा 5 दिन 6 दिन या 10 दिन बाद, 5 दिन 6 दिन या 10 दिन बाद जब आप वापस जाते हो ना उस कटोरे की तरफ, तो अगर बारिश ना हुई हो, सिर्फ गर्मी हो वहाँ, तो इस कटोरे में पानी बिल्कुल नहीं दिखता आपको। ये कटोरा जो होता है ये बिल्कुल, देखो कटोरे को थोड़ा सा सीधा बनाते हैं ना, ये जो बर्तन होता है बिल्कुल खाली हो जाता है, ठीक। क्यों होता है खाली, आप देखो, आपने 5 दिन पहले सपोज इसमें पानी भरा था, ठीक है, पानी भरा था, आपने सपोज, आपको किसी परिंदे से प्यार है, ठीक है, मतलब कोई बर्ड है उससे आपको प्यार है, तो उसके लिए आपने पानी भरा था कि वो पिए पानी, ठीक। तो आप 5 दिन बाद गए हो तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ बिल्कुल पानी है ही नहीं, ठीक। तो आप बोलोगे नहीं, तो वो तो परिंदा पी गया पानी, ठीक। तो आप एक काम करना, इतना भरना कि परिंदा पूरा उसको ना पी सके, ऐसा नहीं होता कि परिंदा पूरा ही पी जाए, ऐसा नहीं, ठीक। आप देखो ना, अच्छा एक काम करो, परिंदे के लिए रखोगे अगर, तो फिर तो परिंदा पी जाएगा, उसको छोड़ दो, आप ऐसे ही रख दो पानी, ऐसे ही बाहर किस में रख दो, वहाँ गर्मियों में बाहर पानी रख के आ जाओ एक दिन किसी बर्तन में,
5 दिन बाद या 6 दिन या 7 दिन बाद जाके देखोगे तो ये पानी सारा इस बर्तन में नहीं होगा, यहाँ से गायब होगा, बर्तन ऐसा होगा बिल्कुल खाली होगा। ठीक, अब आप सोचो कि वो पानी कहाँ गया होगा। तो देखो इसका आंसर ये है कि ये जो पानी हमने रखा था ये इवेपोरेट हो गया, वहाँ से भाप बन के उड़ गया। ठीक है, भाप बन के उड़ गया। अब देखो ये पानी यहाँ से और कहाँ जा सकता है, पानी और तो कहीं नहीं जा सकता। गर्मियों में जैसे रखते हैं बर्तन में पानी बाहर रख देते हैं तो पानी कहाँ जाता है, उड़ जाता है, वहाँ से भाप बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है, एक्चुअल में उड़ता है यहाँ से। तो आप देखो पानी के सारे पार्टिकल्स आस्ता आस्ता करके यहाँ से क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक, तो जैसा सारा पानी यहाँ से उड़ जाएगा, भाप बन जाएगा। भाप का मतलब होता है गैस फॉर्म, तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो हवा के साथ मिलके उड़ जाएगा, तो ये हमारा बर्तन खाली हो जाएगा। ठीक, देखो ये एक प्रोसेस है और ये एक प्रोसेस है, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो आप देखोगे इसमें हमने क्या किया था, हीट किया था तब जाके पानी उड़ा था। इसमें हमने हीट तो किया नहीं। ठीक, हीट तो किया नहीं इसमें, देखो हमने हीट नहीं किया ना, इसमें खुद पानी उड़ गया। अब देखो पानी को उड़ाने के लिए हमें टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, तब जाके पानी यहाँ से वेपर बन के उड़ता है। लेकिन यहाँ आपने पानी बाहर रखा है, तो बाहर आप देखो, बाहर कभी भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होता। जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, उसमें 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर चला जाए हम मर जाएंगे सारे। ठीक है, तो मैक्सिमम ही टेम्परेचर जाएगा 50 डिग्री तक जाएगा बस, या फिर 60 तक जाएगा। 100 तक इतनी गर्मी नहीं हो सकती। ठीक है, 100 तक टेम्परेचर नहीं जाता। तो आप बोलोगे अगर पानी उड़ता है जो वो 100 डिग्री पे उड़ता है, ठीक है, 100 डिग्री पे वेपोराइज होता है, लेकिन यहाँ 50 या 60 डिग्री या फिर 40 डिग्री पे कैसे ही यहाँ से उड़ के चला गया। ठीक, कैसे उड़ गया 40 डिग्री पे, देखो ना, मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ से पानी उड़ जाता है, एक्चुअल में यहाँ से उड़ के चला जाता है, वेपर बन जाता है। तो आप देखो ये जो प्रोसेसेस है ना, ये दोनों प्रोसेसेस बिल्कुल अलग हैं। ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम हीट करके पानी को उड़ाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक, इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन बोलते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, चाहे 40 डिग्री हो, चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 60 डिग्री 50 डिग्री हो, तो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर पानी यहाँ से वेपोराइज हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर का रोल नहीं है, कोई भी टेम्परेचर हो, पानी अपने आप यहाँ से उड़ जाता है। ठीक, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। आई समझ आपको? ये कौन सी प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग। इसमें हम हीट करके पानी को वेपोराइज करते हैं। इसमें पानी अपने आप वेपोराइज हो जाता है, अपने आप वेपोराइज हो जाता है, अपने आप वेपर बन के उड़ जाता है। जिसमें अपने आप वेपर बन के उड़ जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, आई समझ आपको? देखो इसकी और एग्जांपलें कैसे हो सकती हैं, जैसे आप देखो, जैसे हम कपड़े रखते हैं ना, बाहर कपड़े रखते हैं सूखने के लिए कपड़े, तो कपड़ों के ऊपर कितना पानी होता है, आप देखो कपड़ों के ऊपर कितना ज़्यादा पानी होता है जब उनको हम बाहर रख देते हैं। तो 1 दिन 2 दिन के बाद कपड़े सूख कैसे जाते हैं, आप सोचो, दिमाग लगाओ। कपड़े इसलिए सूख जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो पानी होता है ना, वो सारे का सारा पानी उड़ जाता है। कहाँ उड़ के जाता है, हवा में। तो आप बोले कि वो क्या हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है, मतलब उसके वेपर बन के उड़ जाते हैं। अब देखो आप ये सोचो कि अगर पानी, कपड़ों के ऊपर जो पानी है वो वेपर बन के उड़ जाता है, तो उड़ने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बाहर तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होता, तो फिर वो कपड़ों के ऊपर से पानी कैसे उड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि यहाँ ये वेपोराइजेशन या बॉइलिंग वाला कंसेप्ट नहीं है, वो कपड़ों के ऊपर से पानी अपने आप उड़ जाता है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर अपने आप वहाँ से इवेपोरेशन होती रहती है, मतलब वेपर बन के पानी उड़ता रहता है। तो उड़ने से क्या होता है, कपड़े हमारे सूख जाते हैं, तो इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो आई होप आपको ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस पता चला होगा। ठीक, तो और बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाना था कि इवेपोरेशन और ये हमारा जो वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है। बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, हीट करके उड़ाते हैं, इसमें पानी अपने आप ही वेपोराइज हो जाता है। टेम्परेचर चाहे 30 डिग्री हो चाहे 40 हो तो वेपोराइज हो जाता है। लेकिन बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमें पानी की बॉइलिंग करनी पड़े, पानी की वेपर बनाने पड़े, तो हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करना पड़ेगा। तो अब आप देखो ये जो मैंने लिखा है, ये क्या लिखा है, आपको अभी समझ में आना चाहिए। देखो एक बार पढ़ो अच्छा थोड़ा सा। देखो यहां हमने लिखा है, देखो इसमें मैं आपको और भी पॉइंट बता देता हूं, अगर आपको इंटरेस्ट है समझने में, मैं आपको और भी पॉइंट बता देता हूं। देखो एक लिक्विड को, सपोज
या छोड़ो, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। देखो यहाँ लिखा है वी नो दैट, मतलब हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं हम, अ लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, मतलब एक लिक्विड को हम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अ लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, मतलब एक लिक्विड को हम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मैं वेपर वर्ड यूज कर रहा हूँ, वेपर का मतलब भी गैसियस स्टेट ही होता है। ठीक है, वेपर गैसियस फॉर्म ही होती है, गैस फॉर्म होती है। तो हमने यहाँ लिखा है कि एक लिक्विड को हम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इधर बाई हीटिंग और बाई डिक्रीजिंग प्रेशर, या तो हम हीट करके उसको कर सकते हैं या फिर प्रेशर को कम करके। ठीक है, देखो ना, या तो हम हीट करके किसी लिक्विड को कहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, गैसियस स्टेट में, या फिर हम प्रेशर को कम करके कर सकते हैं। कैसे? देखो, प्रेशर को, सपोज ये लिक्विड है, ठीक है, एक तो आप क्या करो, इसको हीट करो। अगर आप लिक्विड को हीट करोगे, आपको पता है ये उड़ जाएगा, यहाँ से गैस फॉर्म में चला जाएगा। तो अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है ना, प्रेशर, इस प्रेशर को अगर आप कम कर दोगे, देखो प्रेशर यहाँ कौन सा लग रहा है, ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर मैंने आपको बताया था ना, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो हर चीज के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो आप देखो, अगर ये जो प्रेशर है इसको आप थोड़ा सा कम करोगे, कम करने का मतलब है ये जो पिस्टन है, अगर आपने लगाई है, सपोज अगर आपने यहाँ पिस्टन लगाई है और आपने क्या करना है, इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, ये बीच में जो है ये लिक्विड है। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, या तो इसको हीट कर दो या फिर इसका प्रेशर कम कर दो। प्रेशर कम करने का मतलब है इस पिस्टन को यहाँ से निकाल दो, तो आप देखो प्रेशर खत्म हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो ये और आसानी से उड़ जाएगा। ठीक, तो ये आपको समझना है। तो आपको ये समझना है कि लिक्विड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, गैसियस स्टेट में। आपको पता है कैसे कर सकते हैं, हीट करके कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर प्रेशर को कम कर दो, प्रेशर को उठा दो। सपोज अगर हमारा एटमॉस्फेयर जो है ये इतना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो इसको ऊपर कर दो, तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो लिक्विड जो है जल्दी गैस में कन्वर्ट होगा। तो आपको अगर प्रेशर वाला नहीं ना समझ में आ रहा, प्रेशर वाला अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा ना कि डिक्रीजिंग प्रेशर से कैसे होता है, आप टेंशन मत लो। जब आप प्रेशर का कंसेप्ट फिजिक्स में पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी बस आप इतना याद रख लो कि एक लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, हीट करके। इतना याद रख लो, हीट करेंगे तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आप याद रखो। अब आप देखो यहाँ लिखा है समटाइम्स दिस कन्वर्जन कैन टेक प्लेस ऑन इट्स ओन। कभी कभी क्या होता है कि ये जो कन्वर्जन होती है, कौन सी कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब है कन्वर्ट होना। कौन सी कन्वर्जन, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। ठीक है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, ये जो कन्वर्जन होती है कभी कभी अपने आप हो जाती है। ठीक है, देखो कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि लिक्विड को हम अपने अंदर रखते हैं, उसको हीट करते हैं, उसको वेपोराइज कर देते हैं, मतलब वेपर बना देते हैं, लेकिन कभी कभी ये प्रोसेस अपने आप हो जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल यहाँ देखो, जैसे व्हेन वाटर इज लेफ्ट अनकवर्ड इन अ डिश, डिश हो गया कोई बर्तन, मतलब जब आप क्या करते हो, पानी को अनकवर्ड मतलब कवर करने के बगैर उसको बाहर कहीं डिश में रख देते हो, इट स्लोली डिसअपीयर्स, वो पानी आस्ता आस्ता खत्म हो जाता है, वहां से पानी उड़ जाता है, कहीं गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, बाई चेंजिंग इनटू वेपर्स, मतलब क्या होता है कि उसके वेपर बन जाते हैं, वो पानी वहां से खत्म हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचता है। बॉइलिंग पॉइंट पानी का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे पानी का तब ये वेपर बनता है। लेकिन वो जब बाहर क्या होता है, बाहर वो अपने आप वेपर बन जाते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर नहीं पहुंचता है। ठीक, आप एक बार खुद पढ़ो इस लाइन को, देखो अगर आप खुद पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि जैसे एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल, कि जैसे हम पानी को बाहर अनकवर करके रख देते हैं तो वो आस्ता आस्ता पानी वहां से उड़ जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, मतलब दिखता ही नहीं हमें 4-5-6 दिन बाद। ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, वेपर्स में कन्वर्ट होकर हवा के साथ उड़ जाता है, विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट वहां काम नहीं करता है, मतलब टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता कि वहां उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वहां नहीं जाता, उससे पहले ही पानी यहाँ से गायब हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में अपने आप क्या हो रहा है, अपने आप वेपोराइजेशन हो रही है, मतलब अपने आप वेपर बन रहे हैं। ठीक, मतलब वेपर बन रहे हैं, इसका मतलब अपने आप लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस स्टेट में। लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैसीय स्टेट में अपने आप चेंज हो रहा है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल आप अगर देखोगे, आप यहाँ देखो, व्हेन वेट क्लोथ्स आर स्प्रेड इन एयर, जब हम देखो मैंने आपको समझा ही दिया था पहले, जब हम क्या करते हैं, वेट क्लोथ्स को, हमारे जो गिले कपड़े होते हैं उनको जब हम हवा में रखते हैं, दे गेट ड्राइड अप, वो सूख जाते हैं। ठीक है, और वो जो सूख जाते हैं कपड़े, उनके पीछे भी क्या रीजन होता है, उसका सारा पानी, कपड़ों का सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है, मतलब उसके वेपर बन के हवा में उड़ जाता है। ठीक, तो ये दोनों एग्जांपल हैं किसकी,
ये एक ऐसी प्रोसेस जो मैंने आपको बताई जिसमें अपने आप वेपर बन जाते हैं अपने आप, ठीक। तो आप देखो ये जो मैंने लिखा है ब्लू पेन से, इसको पढ़ो तो यहाँ हम बोल सकते हैं द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। मतलब जो एक फिनोमिना होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अगर आप ये डेफिनेशन अभी पढ़ोगे तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो आप देखो क्या लिखा है, फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, मतलब एक ऐसा फिनोमिना जिसमें लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, वेपर में, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के अंदर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे वो वेपर बनता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। तो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही, बॉइलिंग पॉइंट आता ही नहीं, उससे पहले ही क्या हो जाता है, हमारा जो लिक्विड है वो वेपर में बन जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि कभी कभी क्या होता है कि चीज़ों के वेपर अपने आप ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट लेके आने से पहले ही, ठीक है। सपोज मैं बोलूँ आपको पता है थर्मोमीटर होता है ऐसा, थर्मोमीटर ऐसी एक डिवाइस होती है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। यहाँ सपोज 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है, यहाँ कहीं 30 है, यहाँ 40 है, ठीक है, यहाँ 70 है। तो आप देखो अगर आप क्या करोगे, पानी का चेक करोगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इतना। जब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक आप क्या करोगे, हीट करोगे, तो इसके बाद पानी के वेपर बनेंगे। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही पानी के जो वाटर के जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वेपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं 40 डिग्री के ऊपर ही, 40 डिग्री के ऊपर 40 डिग्री। अब देखो 40 डिग्री पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो है नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे आता है ना 40 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट जो असली बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री कहाँ आता है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। तो वही यहाँ लिखा है कि फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, मतलब एक ऐसा फिनोमिना, ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। और वो टेम्परेचर कितना होता है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम ही टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले बॉइलिंग क्या होता है, तो आप बोलोगे बॉइलिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हीट करके किसी चीज़ को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाते हैं, किसी चीज़ का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाते हैं, उसके बाद वेपर बनते हैं। और इवेपोरेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें टेम्परेचर कोई भी हो, बॉइलिंग पॉइंट से कम ही हो, तो फिर भी क्या होता है, चीज़ वेपर बनना स्टार्ट हो जाती है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। तो ये होती है इवेपोरेशन, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी देखो इसको मैं साफ कर देता हूँ। अभी हम देखते हैं ये इवेपोरेशन होती क्यों है, इवेपोरेशन कैसे होती है, उसके लिए हम देखेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं कॉज ऑफ इवेपोरेशन, और वही आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा, कॉज ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। इसको आप लिख लो, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में लिखता हूँ इसको साफ करके। अभी आप देखो हम देखने वाले हैं कॉज ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का कॉज क्या है, ठीक। तो आप देखो कॉज ऑफ इवेपोरेशन को पहले मैं आपको यहाँ डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ, फिर आपको मैं ये लाइनें पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा लेंथी इसलिए करा रहा हूँ आपको कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। अगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट पढ़ाऊँ सिर्फ एग्ज़ाम के लिए तो आप एग्ज़ाम तो पास कर पाओगे, लेकिन आपको अच्छे से सब्जेक्ट की समझ नहीं आएगी। मैं इसलिए आपको ऐसे थोड़ा सा लेंथी करके कराता हूँ। एक तो आप ये सिंपल लैंग्वेज जो है बाद में खुद पढ़ोगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका अच्छा हो जाएगा, तो आगे जाके आप अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो नीट वगैरह का, तो वो आप बहुत अच्छे से दे पाओगे, ठीक। इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा लेंथी करके पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाके, ठीक। तो अगर आपको कोई मेरी समझ नहीं आती है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो, मुझे कोई चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, ठीक है। एक बात है कि मैं थोड़ा हंस नहीं पाता हूँ वीडियो में, क्योंकि मैं अकेला होता हूँ, सामने कैमरा होता है, मुझे थोड़ी हंसी कम आती है, तो थोड़ा सा फन कम होता है। तो अगर आपको और भी कुछ ऐसी चीज़ मेरे में लगती है, कोई इम्प्रूव कराना आपको, तो आप फीडबैक अपनी मुझे कमेंट्स में दे सकते हो, ठीक है। तो मैं फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी करूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, ये मैंने लिखा है कॉज ऑफ इवेपोरेशन। आपको आई होप समझ में आया होगा कि इवेपोरेशन होता क्या है, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अपने आप जो
क्या होता है, कभी कभी अपने आप किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक, तो अब देखो इवेपोरेशन का कॉज क्या होता है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ, आपको समझाने की पूरी कोशिश मेरी तरफ से रहेगी। देखो हमारे पास एक बर्तन है यहाँ, इसमें हम इवेपोरेशन समझेंगे। ठीक है, इसमें हम इवेपोरेशन समझेंगे। आप देखो हमारे पास एक बर्तन है, हमने यहाँ रख दिया है पानी, इस बर्तन में हमारे पास पानी है। ठीक है, दिख रहा है आपको? अब देखो पानी क्या होता है, ये जो पानी हमने इसमें ले लिया ना, पानी को बोलते हैं वाटर। और ये क्या होता है, ये एक लिक्विड होता है, ये आपको पता है। तो इवेपोरेशन क्या होती है, इस लिक्विड का गैस बन जाना। ठीक है, लिक्विड का गैस बन जाना मतलब लिक्विड के यहाँ से ये उड़ जाना, ये जो पानी के सारे पार्टिकल हैं यहाँ से उड़ के गैस में चले जाना, मतलब वेपर बन जाना। इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। अपने आप उड़ जाना मतलब टेम्परेचर हम कुछ ना करें, हमें कुछ हीट ना करनी पड़े, कुछ ना करना पड़े, अपने आप ये सारे पार्टिकल यहाँ से उड़ जाएं, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ जो मैंने बर्तन लिया है ना, ये इसमें हम कराएंगे इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन कराने के लिए मैंने क्या कर लिया है, यहाँ बीच में इसके ये एक लिक्विड रख दिया है। लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे ही होते हैं, थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है, वो मैंने यहाँ दिखा दी है। और ये हमारा वाटर है। तो आप देखो इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन होता है कि चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, ये पार्टिकल यहाँ से उड़ के क्या बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे। ये होती है इवेपोरेशन। तो आप देखो यहाँ मैंने लिखा है कॉज ऑफ इवेपोरेशन। तो देखो पहले हम यहाँ इसके अंदर इवेपोरेशन करा के देखते हैं कि इवेपोरेशन कैसे होती है, फिर उसके बाद हम ये लाइंस कुछ हैं ये हम पढ़ेंगे, तो आपको सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो कि आपको पता है जहाँ ये बर्तन रखा होगा, जहाँ ये बर्तन कहीं रखा होगा बाहर, जहाँ से मतलब इवेपोरेशन होगी, तो आप देखो इस बर्तन जहाँ ये रखा होगा उसके आसपास कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर हो सकता है। वो टेम्परेचर 20 डिग्री हो या 30 डिग्री हो या 40 डिग्री हो, कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर इसके आसपास प्रेजेंट होगा। तो आप देखो वो जो कुछ ना कुछ टेम्परेचर इसके आसपास प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या इसके जो पार्टिकल्स हैं इसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। आप खुद बताओ, इसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी ना? क्यों? क्योंकि उसके आसपास कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो है ना, कुछ ना कुछ टेम्परेचर का मतलब है कुछ ना कुछ हीट उसके आसपास होगी, थोड़ी सी होगी लेकिन होगी जरूर। तो उस थोड़ी सी हीट की वजह से इन पार्टिकल्स में क्या होगा, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आप देखो अगर इनमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी तो क्या ये पार्टिकल कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहेंगे। देखो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है इसमें, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ टेम्परेचर जहाँ ये बर्तन रखा होगा उसके आसपास होगा, तो उसकी वजह से आपको पता है अगर काइनेटिक एनर्जी है तो पार्टिकल मूव करेंगे, क्योंकि मूव करने की वजह से ही काइनेटिक एनर्जी होती है, या फिर काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही कोई चीज़ मूव करती है, ये आपको पता है। ठीक, तो आप देखो जब ये मूव करेंगे, ये पार्टिकल जब हरकत करेंगे, इधर इधर हरकत करेंगे, तो आप ऐसा मान सकते हो कि ऐसा हो सकता है कि ये पार्टिकल इसके ऊपर टकरा जाएगा मूव करते टाइम, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पार्टिकल है ना, ये इसके ऊपर टकराएगा, ये इसके ऊपर टकराएगा, ये इसके ऊपर टकराएगा, ऐसा मान सकते हो एक दूसरे के ऊपर टकराएंगे, तो टकराने को बोलते हैं कोलिजन। तो आप बताओ क्या इसमें कोलिजन होगी कोलिजन। क्यों? क्योंकि आपको पता है पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो मूव करते रहते हैं हमेशा। तो जहाँ ये बर्तन रखा होगा इसके बीच में हमने इवेपोरेशन दिखानी है, तो जहाँ रखा होगा उसके आसपास कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर होने की वजह से इन पार्टिकल के बीच में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इस वजह से वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहेंगे। जब मूव करेंगे, सपोज मैं मानूँ ये चार जो मार्कर हैं 3, ये इनमें काइनेटिक एनर्जी है तो ये मूव करने हैं, तो मूव करते करते क्या ये एक दूसरे के साथ टकरा सकते हैं, टकराने की पॉसिबिलिटी है ना। तो जब टकरा सकते हैं आप देखो, तो टकराने को बोलते हैं कोलिजन। तो आप देखो ऐसा होगा कि कभी ना कभी देखो ऐसा हो सकता है कि जब ये मूव कर रहे हैं तो टकरा रहे हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टिकल थोड़ा सा ज़्यादा टकरा गया, तो जब ये पार्टिकल थोड़ा सा ज़्यादा इसके साथ टकरा गया तो ये ज़्यादा आगे फेंका जाएगा, आप ये मान सकते हो। ठीक है, देखो ना, सपोज ये 2 पार्टिकल्स हैं, ये 2 पार्टिकल्स से समझते हैं, ये 2 पार्टिकल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनमें काइनेटिक एनर्जी है, तो ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मूव करते करते ये आपस में कोलाइड होंगे। तो कभी कभी ऐसा होगा कि एक पार्टिकल जो है वो दूसरे के ऊपर टकराएगा, दूसरा दूर फेंका जाएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है,
तो दूर फेंका जाएगा। इसी तरह ये इसके ऊपर टकराएगा, ये ऐसा होगा क्योंकि वहाँ बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल है तो कभी इसके ऊपर टकराएगा, कभी इसके ऊपर टकराएगा। तो टकराने से कैसा हो सकता है, आप देखो टकराते टकराते कभी कुछ ऐसा हो जाएगा कि जब टकरा रहे होंगे उस टाइम किसी एक पार्टिकल को इतना मार देंगे कि ये एक पार्टिकल यहाँ से उठ के बाहर चला जाएगा। देखो ना, अगर टकराते टकराते क्या सपोज ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये ऐसे ऐसे टकरा रहे, ठीक टकरा रहे, तो कभी कभी टकराते कुछ किसी एक पार्टिकल को इतनी टक्कर लग जाएगी कि ये यहाँ से उठ के वो चला गया उधर, ठीक। अब देखो अगर यहाँ से पार्टिकल उठ के चला गया, इसका मतलब वो वेपर बन गया, वेपर बन गया ना। लिक्विड का पार्टिकल होता तो यहाँ होता, यहाँ से उठ के चला गया, उड़ गया। क्यों उड़ा? क्योंकि उसको टक्कर मार के उड़ा दिया। क्यों टक्कर मारा? क्योंकि पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी थी, वो मूव टकरा रहे थे, टकराने की वजह से किसी एक को टक्कर मारी, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर टक्कर मारी, यहाँ से उड़ गया, ठीक। उड़ गया उसका मतलब वो क्या हो गया, वेपर बन गया। तो अब आप देखो अगर ऐसे ही आस्ता आस्ता करके पार्टिकल बहुत सारे वहाँ, क्योंकि लिक्विड के यहाँ पार्टिकल हजारों करोड़ों पार्टिकल होंगे, ऐसे करके एक एक को उठा के बाहर फेंक देंगे। कैसे? कोलिजन होने की वजह से एक किसी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। मतलब किसी एक देखो ना, जैसे पार्टिकल टकराएंगे तो एक दूसरे को मारेगा, दूसरा दूसरे को मारेगा, जैसा इसको मारेगा ये तेजी के साथ मूव करेगा। हो सकता है इसको ज़्यादा टक्कर लग जाए, ज़्यादा टक्कर लगेगी तो दूर जाके फेंकेगा इस पार्टिकल को। तो जैसा ये पार्टिकल दूर गया मतलब लिक्विड से चला गया, मतलब इस लिक्विड के पार्टिकल और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको तोड़ के ये उड़ गया। तो उड़ गया मतलब ये वेपर बन गया। अब आप सोचो कि ऐसे ही आस्ता आस्ता करके जब सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकरा के उड़ जाएंगे तो क्या सारे का सारा लिक्विड वेपर नहीं बन जाएगा? सारे का सारा लिक्विड वेपर बन जाएगा ना। तो देखो यही रीजन होता है इवेपोरेशन का। क्यों? एक बार फिर समझाता हूँ कि जैसे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर उनमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, उनमें कोलिजन्स होती हैं। कोलिजन का मतलब है आपस में टकराते रहते हैं। तो कभी ऐसा टाइम आता है कि टेम्परेचर कोई भी हो, कोई इसी एक पार्टिकल को इतनी टक्कर लग जाती है, कोई यहाँ से उड़ के चला जाता है, मतलब दूसरे पार्टिकल के साथ जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करके यहाँ से उड़ के चला जाता है। तो चला गया इसका मतलब इवेपोरेट हो गया, यहाँ से लिक्विड की सरफेस को छोड़ के चला गया, तो इसका मतलब इवेपोरेट हो गया। तो ऐसे करके आस्ता आस्ता जैसे एक पार्टिकल चला गया, फिर दूसरे टकराएंगे, उसमें से किसी एक को टक्कर लगेगी, दूसरा भी चला जाएगा, फिर ऐसे टकराएंगे, किसी एक को टक्कर लगेगी, तीसरा भी चला जाएगा। ऐसे जाते जाते आस्ता आस्ता करके पूरे का पूरा पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है कॉज ऑफ इवेपोरेशन। देखो एकदम से ये प्रोसेस नहीं होता है, ऐसा नहीं कि जैसा ही आपने पानी रखा एकदम टकरा के सारे उड़ गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये प्रोसेस आस्ता आस्ता होती है। देखो आप कैसे समझ सकते हो कि ये प्रोसेस आस्ता होती है? आपने कपड़े सूखना देखा है? देखो कपड़ों को जैसे बाहर रखो ऐसे तो नहीं ना सूख जाते, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि एक एक लिक्विड का पार्टिकल जो है वो कोलिजन होने की वजह से उड़ जाता है। तो आस्ता आस्ता उड़ते उड़ते क्या होते, सारे पार्टिकल उड़ जाते हैं। जैसे लिक्विड के सारे पार्टिकल उड़ जाएंगे, हवा के साथ मिल जाएंगे, वेपर बन जाएंगे, तो कपड़ा सूख जाएगा। तो यही रीज़न होता है किसका, इवेपोरेशन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह देखो यहाँ से ये पार्टिकल भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, ये सारे पार्टिकल यहाँ से आस्ता आस्ता टकरा के उड़ के यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। तो ये लिक्विड सरफेस खाली नहीं हो जाएगी। जब पार्टिकल यहाँ से उड़ गए तो ये वाली सरफेस जिसमें लिक्विड था वो खाली हो गया, बर्तन खाली हो गया, मतलब पानी सारा उड़ गया। तो इसी को हम बोलेंगे इवेपोरेट हो गया, ठीक। अब आप देखो ये जो लाइनें लिखी हैं इनको पढ़ के आपको समझ में आता है कि नहीं? बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो यहां हमने लिखा है वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। हमें ये पता है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। वही लिखा है वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, कि लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। ये चीज़ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में भी पढ़ी थी कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करते रहते हैं। तो इसी तरह लिक्विड भी एक मैटर ही है, तो लिक्विड के पार्टिकल भी तो मूव ही करते हैं। तो वही लिखा है यहाँ कि इसके पार्टिकल जो क्या करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, मतलब कभी इधर कभी उधर ऐसे मूव करते रहते हैं। अब देखो ड्यू टू दिस, मतलब इस मूवमेंट की वजह से दे कोलाइड विद वन अनदर। कोलाइड का मतलब होता है टकराना, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, टकरा जाते हैं। वही मैंने जो आपको भी बताया कि मूव करने की वजह से एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं, ठीक। अब देखो ड्यू टू दीज कोलिजन्स, मतलब इन कोलिजन्स की वजह से, मतलब इस टकराने की वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मूव विद डिफरेंट स्पीड एंड हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब इस टकराने की वजह से कुछ पार्टिकल जो होते हैं उनकी स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है। देखो ना, ड्यू टू दीज कोलिजन्स, मतलब कोलिजन्स की वजह से क्या होता है,
द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मूव विद डिफरेंट स्पीड, मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो मूव करते करते टकराते हैं, तो जब टकराते तो उनकी स्पीड चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। और जब स्पीड बदल जाएगी, आपको पता है जब स्पीड चेंज हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो स्पीड की वजह से ही होती है, ठीक है। तो वही लिखा है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मूव विद डिफरेंट स्पीड, मतलब जब टकराते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं एंड हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है पार्टिकल्स की टकराने की वजह से, ठीक है। क्योंकि टकराने की वजह से किसी को ज़्यादा टक्कर लग गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, किसी को कम टक्कर लगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसी तरह लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। अब देखो एट एनी गिवन टेम्परेचर, मतलब कोई भी टेम्परेचर हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द surface of the liquid may be so high that overcome the forces of attraction between the neighboring particles by the neighboring particle। देखो मैं आपको ये पॉइंट समझाता हूँ। देखो एट एनी गिवन टेम्परेचर, चाहे टेम्परेचर कोई भी हो, उस टाइम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सम ऑफ द पार्टिकल, मतलब कुछ पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस के ऊपर में बी सो हाई, वो इतनी ज़्यादा हो जाती है। वही मैंने आपको बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा टक्कर लग जाती है कि दूसरे पार्टिकल बहुत तेज़ी के साथ मूव कर जाता है, तो तेज़ी के साथ मूव करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, ठीक। वही लिखा है कि कभी कभी सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर कुछ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है, वही लिखा है मे बी सो हाई, इतनी ज़्यादा हो जाती है दैट ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बाय द नेबरिंग पार्टिकल। तो जब इतनी हाई हो जाती है किसी पार्टिकल की, सपोज मैं आपको बताऊं ये 4 पार्टिकल से टकरा रहे हैं, टकराने की वजह से इस पार्टिकल की एनर्जी इतनी हाई हो गई कि इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल के साथ है वो ओवरकम हो गई। ओवरकम का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पार्टिकल की इनके साथ से ब्रेक हो गई, तो ये जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगी तो ये पार्टिकल उड़ जाएगा। तो वही यहाँ लिखा है कि कभी कभी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की किसी पार्टिकल की टकराने की वजह से इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दैट ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बाय द नेबरिंग पार्टिकल, मतलब जो उसके साथ वाले पार्टिकल से उनसे उस पार्टिकल, जिस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई उस पार्टिकल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ओवरकम हो जाती है एंड मे लीव द लिक्विड। वो पार्टिकल क्या करता है, लिक्विड को लीव कर देता है, मतलब ये सपोज हमारा लिक्विड यहाँ था, इसको लीव कर गया, यहाँ से छोड़ देता है एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। किस में कन्वर्ट हो जाता है, पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये वेपर्स नहीं, इसको वेपर कर देना, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही तो इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं इवेपोरेशन, कि जब लिक्विड की सरफेस को पार्टिकल छोड़ के यहाँ से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। और यहाँ लिखा है इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, तो ऐसे हमारी इवेपोरेशन होती है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो वही सेम चीज़ आप टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे कैसे होता है। कुछ भी नहीं है, टकराने की वजह से कोई एक पार्टिकल जो है उसको ज़्यादा टक्कर लग जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने नेबरिंग पार्टिकल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, दूर चला जाता है। तो आस्ता आस्ता सारे पार्टिकल ऐसे ही होते और ये हमारी इवेपोरेशन होती है। तो एक चीज़ आप इसमें लिख सकते हो कि जो इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन जो होती है इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना, मतलब जो इवेपोरेशन होती है वो मोस्टली जब सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल होते हैं ना, सरफेस के ऊपर वहाँ से स्टार्ट होती है। सरफेस का ऊपर मतलब है कि अगर यहाँ लिक्विड से भरा हुआ है तो सबसे ऊपर वाली जो सतह होगी ना, यहाँ पहले इवेपोरेशन यहाँ से स्टार्ट होगी, तो सरफेस के ऊपर से इवेपोरेशन होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इधर से कहीं इवेपोरेशन इधर हो रही है इधर हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सरफेस फिनोमिना है, मतलब सरफेस के ऊपर से इवेपोरेशन स्टार्ट होगी। जैसे ही इवेपोरेशन अगर कहीं हो रही होगी तो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं पहले वो उड़ेंगे, फिर जब वो उड़ेंगे उसके नीचे वाले उड़ेंगे, फिर उसके नीचे वाले उड़ेंगे, ऐसे करके सारा पानी उड़ जाएगा। तो आप लिख सकते हो इवेपोरेशन भी एक सरफेस फिनोमिना, ठीक है। तो ये था हमारा कॉज ऑफ इवेपोरेशन। तो आई होप आपको कॉज ऑफ इवेपोरेशन समझ में आया होगा। तो आप देखो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। उसमें हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, उसके बाद देखेंगे इवेपोरेशन कैसे कूल करता है और इवेपोरेशन की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद कुछ और देखेंगे, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।